नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देवघर से है, जहां देर रात एक दंपति की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। पति पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या की गई है। सिंघवा मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अनुज बरनवाल के घर में चोरी के मकसद से एक युवक घुसा था, जिसने घर में मौजूद पति और पत्नी की हत्या कर दी। हो हल्ला सुनकर जब मौके पर लोग जुटे तो आरोपी ने खुद को घर में रखे बक्से में बंद कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से शटर तोड़कर घर में पुलिस घुसी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक अनुज देवघर की बड़ी मस्जिद के पास पान की गुमटी चलाता था। वहीं उसकी पत्नी एक दुकान चलाया करती थी। हत्या की वजह क्या थी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। मौके पर देवघर नगर थाने की पुलिस के साथ ही जसीडीह और मोहनपुर थाने की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हल्ला हुआ जब तो अगल बगल के लोग आए। उसके बाद जब अगल बगल के लोग हल्ला किए तब जाके वो लोग क्या किए, अंदर से लाइट बंद कर दिए और अंदर कैसे मारे हैं ये अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दो लोगों की। क्या क्या नाम है उन लोगों? एक अनुज बरनवाल है, एक ये मुन्नी देवी है। कौन सा मोहल्ला है? सिंघवा मोहल्ला है। क्या अब क्या है वो तो अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा ना। जब यहाँ पे रोने का चिल्लाने का आवाज़ आया तो अगल बगल के लोग फ़ोन किए कि ऐसे बात है कि अंदर से रोने का आवाज़ या चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद जब आसपास के लोग बुलाने लगे, फटक फटक आने लगे तो नहीं, गेट को अंदर से नहीं खोला गया। तो पुलिस प्रशासन आया, गेट को शटर को तोड़ करके अंदर घुसा गया। तो एक चश्मती चोर को पकड़ा गया जो दोनों मर्डर किया है, और वो कबूल भी किया कि हम दोनों को मर्डर किया है। पूरे होशो आवास में 9:30 बजे वाले हम यूँ किए ऊपर छत्ता से, और 11:30 बजे दोनों का मर्डर कर दिया। और संवाददाता मनीष दुबे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अब तक स्पष्ट हो पाया कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, जो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के मुताबिक, वो चोर जो थे वो चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो युवक हिरासत में लिए गए हैं वो नशे में थे, और इस चोरी के ही उद्देश्य से वो घर में प्रवेश करते हैं। चोरी में नाकामयाब होने के बाद जो है दोनों को पत्थर से कूचकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस इस पर छानबीन कर रही है अभी, और देवघर के तमाम पुलिस जो है घटनास्थल पर अभी मौजूद है। जी, प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले पर मनीष? प्रशासन अभी कुछ भी कहने से बच रही है। वो उन्होंने कहा है, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छानबीन के बाद ही कुछ बातें स्पष्ट हो पाएंगी, आखिर हत्या किस वजह से की गई है। हालांकि इसमें कोई आपसी विवाद का बात नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि जो मृतक है वो देवघर के बड़ी मस्जिद के पास पान की गुमटी लगाते हैं। वही जो मृतिका है वो घर पर ही छोटे मनिहारी का दुकान चलाती है। तो विवाद का कोई बात सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में जब तक जांच नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी पुलिस बताने से इनकार कर रही है। तो चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। औरंगाबाद में 15 साल की एक लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। मनचलों ने शादी समारोह में लौटने के दौरान लड़की के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने ओबरा थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। किसका लड़का है प्रिंस? ओबरा थाना से किसी बच्ची को यहाँ लाया गया था पुलिस के द्वारा। उस पर आरोप मतलब उसके द्वारा आरोप यही था कि उसके साथ में कुछ जघन्य अपराध किया गया है। रेप का मामला है, बलात्कार का मामला बतलाया गया था। वो काफ़ी तकलीफ में थी, ब्लीडिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ऋचा चौधरी थी, उनको बुलवाया गया, एम्बुलेंस से बुलवाया गया। उन्होंने मरीज को देखा। मरीज की स्थिति वाकई काफ़ी नाजुक थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुका था। रात्रि में ही ब्लड का इंतजाम किया गया, ब्लड चढ़ाया गया और अन्य दवाएं दी गई, उपचार किया गया। अभी की स्थिति ये है कि मरीज बिल्कुल स्टेबल है। वहीं दरभंगा पुलिस ने कॉलेज के एक छात्र को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। छात्र का कहना है कि इसने कॉलेज में दबंगई दिखाने के लिए पिस्टल खरीदी थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक सहरसा से दरभंगा अपने बैग में पिस्टल और कारतूस लेकर जा रहा है। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो युवक नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हो गया।
पकड़ा गया इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र सहरसा के गढ़िया का रहने वाला है। आरोपी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है। फिलहाल पुलिस छात्र से अब पूछताछ के बाद हथियार तस्कर की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। सर पार्टी फंक्शन फोड़ने के लिए लाए। अच्छा, कहाँ पे पार्टी होने वाला था? पार्टी सर बर्थडे सब होता है सर, और त्योहार तो इसलिए लाए थे, हमको पता नहीं था सर। किससे खरीदे थे? कहाँ से लेकर के आए थे? सहरसा जिला से। कितने रुपये में खरीदे थे? 6000 में सर। गोली कितना दिया था? दोनों मिला के 6000। मूर्ति विसर्जन के दौरान नेपाल के रोहतक जिले में दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक झड़प के बाद नेपाल के बीरगंज में एक समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध मार्च बीरगंज के चापकैया में पहुंचने के दौरान दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष के बीच झड़प शुरू हो गई। दो समुदाय के बीच झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया है। खबर आपको पटना से बता दें, जहां अटल पथ पर पुलिस की दो गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। दरअसल वैशाली पुलिस की जिप्सी ने ओएसडी डीएसपी के स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। इस घटना में ओएसडी के अधिकारी राजकिशोर बैठे जिन्हें हल्की चोट आई है। घायल डीएसपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एसके पुरी थाना की पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बेलगाम हाईवा ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर के तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। घटना के बाद हाईवा चालक फरार है। ये मार्केट जा रहे थे। अच्छा, ये लगता है बैक करने के कंडीशन में ये हॉर्न भी दे रहे थे, सुना नहीं। अच्छा, और उसी समय ये एक्सीडेंट हुआ। बैक के क्रम में उनको चढ़ा दिया गया। ये हॉर्न भी दे रहे थे, काफ़ी हॉर्न दे रहे थे, लेकिन सुना नहीं। कैसे क्या हुआ है? ट्रक वाला बैक कर दिया, बाइक में मारा, पीछे से ट्रक वाला चढ़ा दिया जी। ट्रक वाला चढ़ा दिया। ट्रक वाला हाईवा वाला। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत क्या करते थे? इसे कुछ बिजनेस है। गया में पीएचईडी से रिटायर कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से रिटायर कर्मी की हत्या की गई है। हत्या के बाद व्यक्ति का शव सड़क किनारे फेंक करके अपराधी भाग निकले हैं। परिजनों के अनुसार कल शाम घर से निकले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कि मार दिया है, कि मर्डर कर दिया है मेरे पापा को। यानी हमको ये जानकारी सुबह में लगी 6 बजे। अच्छा, सुबह में। हाँ। अच्छा, तो ये कभी घर से मतलब कल रात में लापता थे, आप लोग की जानकारी नहीं थी क्या? हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम सरघाटी रहते थे। यहाँ मेरी माँ रहती थी। अच्छा अच्छा। तो डेली की अपेक्षा जाते थे और डेली अपना चले आते थे। उसी की अपेक्षा कल भी गए होंगे। मेरे से 3 बजे 4 बजे बात हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की शाम अचानक बिहटा स्थित आईआईटी परिसर पहुंच गए, जहां आईआईटी के कार्यकारी निदेशक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद से नीतीश कुमार ने आईआईटी पटना परिसर फेज 2 के उद्घाटन से पहले नवनिर्मित भवनों और आईआईटी पटना के विकास कार्यों की समीक्षा की और पूरे परिसर का घूम कर जायजा लिया। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी पटना परिसर फेज 2 का उद्घाटन करने वाले हैं। करीब 466 करोड़ की लागत से पटना परिसर में एकेडमिक बिल्डिंग, छात्रावास और विभिन्न भवनों का निर्माण कराया गया है। साल 2010 में करीब 500 एकड़ परिसर में पटना आईआईटी की शुरुआत हुई थी। तब पहले फेज में कुछ ही भवनों का निर्माण हो पाया था। बाद में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से फेज 2 में भी कई नए भवनों का निर्माण किया गया है। बोधगया में आईआईएम का भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। आईआईएम का ये भवन मगध विश्वविद्यालय के पास बनाया गया है। 412 करोड़ की लागत से बने इस भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। साल 2015 में महज 30 छात्रों से इस संस्थान की शुरुआत हुई थी, जिसमें आज 1100 से भी ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 2020 से अस्थायी तौर पर मगध यूनिवर्सिटी की जमीन पर आईआईएम चल रहा था और करीब 4 साल के बाद आईआईएम को अपना भवन मिलने जा रहा है। इस संस्थान से हर साल 100% छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट होता है। आईआईएम के परिसर में स्टेडियम से लेकर के हॉस्टल, लाइब्रेरी सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एलन लिली। तो मगध यूनिवर्सिटी के पास ये नया भवन बनाया गया है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। एमयू की जमीन पर ये आईआईएम का अपना भवन
जो है करीब 4 साल पहले बना था और अब उसका दूसरा भवन बनाया गया है। आज पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि करीब 40 छात्रों से इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भागलपुर में IIIT का अपना भवन बनकर तैयार हो गया है और आज पीएम मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। 128 करोड़ की लागत से बने इस भवन में छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। भागलपुर में 2017 से इंजीनियरिंग के छात्र बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ भागलपुर के भवन में पढ़ाई कर रहे थे। संस्थान के डायरेक्टर ने बताया है कि अगले एक हफ्ते में नए भवन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर फेसबुक पर आकर के चौपाल में जनता से बात की, जिसमें उन्होंने बिहार की बदली हुई सियासत पर अपनी बातें रखी हैं और आज से शुरू कर रहे यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील भी की। हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। एक तरफ निर्वाचन आयोग की टीम बिहार में तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना पहुंच चुकी है, तो दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों ने भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव तैयारियों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है और पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी दफ्तर में बीजेपी विधायक दल की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंगल पांडे सहित पार्टी के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पार्टी के विधायक और नेता भी इस बैठक में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली से संदेश लेकर लौटे सम्राट चौधरी ने पार्टी नेताओं के सामने रखा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में नेताओं के तेवर बदल चुके हैं। सियासत बदलते ही चाल भी चौकन्नी हो गई है, क्योंकि विपक्ष को चुनावी चौसर में चित करना है। करप्शन और क्राइम के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी के नेता भी कम नहीं हैं। वो भी रण में पलटवार की चाल चलकर सियासी गेम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 400 पार अब की बार। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विकसित बिहार में सरकार बदलते ही सियासत भी बदल गई। नेताओं के तेवर में तल्खी आ गई। भ्रष्टाचार और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है। यही वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर विपक्ष को चारों तरफ से घेर लिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएचडी विभाग की समीक्षा के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें करीब 4,500 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया रडार पर है। टेंडर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की आशंका जताई गई है। सिंगल टेंडर रद्द करने की, जबकि डबल टेंडर की जांच की बात कही गई है। बता दें कि महागठबंधन की पिछली सरकार में पीएचडी विभाग आरजेडी कोटे में था और मंत्री थे ललित यादव। सत्ता में पहले जिनके पास ये विभाग था, राजद के लोगों के पास, तो जो शिकायत आई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। नियम विरुद्ध और कहीं न कहीं हेरा फेरी इसके अंदर, खास कर करके सिंगल टेंडर तो ऐसे भी रद्द होगा, डबल टेंडर में भी बहुत सारे एक दूसरे को सेटिंग गेटिंग, तो ये सारे चीज पर हम लोग गहन समीक्षा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के बाद सरकार की चाबुक संगठित अपराध पर चलने वाली है। तभी दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सदन में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि एनडीए के शासनकाल में संगठित अपराध की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सम्राट लालू राबड़ी के शासनकाल को कुछ इस अंदाज में बयां कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाए।
बीजेपी भले आरजेडी पर हमलावर हो, पर लालू प्रसाद की पार्टी के नेता उल्टे बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। ये बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो की नीतियां अपनाए हुए हैं, उसका पोल जल्द ही खुल जाएगा। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो बातें बोल रहे हैं उसमें सच और सच्चाई से ये बातें कोसों दूर है। आप इस बात की जांच करिए कि पिछले 18 वर्षों में 2005 के बाद जनता दल यू में और जनता दल यू के अंदर कौन कौन माफिया लोग हैं, कौन कौन ग्रो किया, और अपना भी इतिहास जरूर बताइएगा। आरजेडी भले बीजेपी पर पलटवार कर रहा हो, लेकिन जनता सब जानती है। यही वजह है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आगे की सियासी चाल चल रही है, ताकि चुनावी चौसर में विरोधियों को उनकी ही चाल में चित कर सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।